इस वीडियो में चुनावी बॉन्ड की यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत से लेकर अंत तक की दास्तान मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं प्रोपगेंडा बस्टर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होती है वर्ष 2017 से। वर्ष 2017 में फाइनेंस बिल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस वक्त देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। जब इस स्कीम को यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस बिल में, तो ये बताया गया कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं जब वो चंदा देती हैं तो उनके नाम पता होते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं दूसरी पार्टी जो है वो कोई उनसे कोई दुश्मनी ना ठान ले, कोई इस जानकारी का कोई उनके खिलाफ उपयोग ना करे, कोई दुश्मनी ना ठन जाए। इसलिए ये बात कही गई भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा कि इस स्कीम के जरिए ये कंपनियां, ये कारपोरेट, ये गुप्त रहकर अपना चंदा दे सकते हैं। बेसिकली इस स्कीम के केंद्र में ये था कि ये कंपनियां और कारपोरेट घराने जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, इसको किस तरह से गुप्त रखा जाए। वर्ष 2017 में फाइनेंस बिल में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड जो हो एक तरह का फॉर्म, एक प्रपत्र जैसा होता है। जिस तरह से आप स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, अलग अलग कीमत के स्टाम्प पेपर होते हैं, तो इसी तरह से एसबीआई की 29 चुनिंदा ब्रांचों में इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं। ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड बैंक की 29 शाखाओं में उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए और इसको इनकैश कराने के लिए जो अधिकृत बैंक है वो एसबीआई है। इसीलिए एसबीआई जो है इस समय सुर्खियों में है। एसबीआई पर को लगातार सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है, तो एसबीआई इसके लिए अधिकृत है। उसी साल यानी वर्ष 2017 में 14 सितंबर 2017 को एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ याचिका दायर कर दी और इसको चुनौती दी। कहा गया कि ये सूचना के अधिकार का हनन है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इससे जो है चुनाव के और जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनमें एक पारदर्शिता की जो जरूरत है उसका अभाव आएगा, और ये गुप्त चंदा एक तरह से डेमोक्रेसी को खराब करेगा, करप्शन को बढ़ोतरी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की इस याचिका को एंटरटेन किया और 3 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जा चुका था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी परवाह किए बिना इसी दौरान 2 जनवरी 2018 को केंद्र की ये भाजपा सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई कर देती है, यानी लागू कर देती है। यानी वर्ष 2017 में फाइनेंस बिल में स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में ही एडीआर ने इसको चुनौती दी और 2018 में इसको नोटिफाई कर दिया गया, यानी लागू कर दिया गया। 7 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री साल में सिर्फ 70 दिन ही होती थी, अब इसे बढ़ाकर 85 दिन कर दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने जो याचिका दायर की थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर, उसकी सुनवाई चल रही थी। 15 फरवरी 2024 को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति के साथ अपना फैसला दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही एसबीआई को यह भी आदेश दिया कि वो 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा, पूरा विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, किसने खरीदे और किस पार्टी ने इनको इनकैश कराया। 3 मार्च 2024 को एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की अपील की, यानी कि एक्सटेंशन मांगा। गौर करने वाली बात यह है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के सिर्फ 2 दिन पहले ही ऐसा किया। तर्क ये दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम डिटेल हार्ड कॉपी में है, डिजिटलाइज नहीं है, इसलिए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने में समय लगेगा। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। इस पर आपने
रिपोर्ट देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो हम आपको बता दें कि एसबीआई ने कहा था कि ये डेटा डिजिटलाइज नहीं है। उसके बाद लगातार रिपोर्ट आई, पता लगा कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक यूनिक नंबर है और ये डेटा डिजिटलाइज है। ये डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो सरकार को उपलब्ध करवाया गया है और ये डेटा मतलब एक क्लिक पर उपलब्ध है। बहुत किरकिरी हुई एसबीआई की और मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। लेकिन एसबीआई ने उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। एक्सटेंशन मांगने के पीछे क्या ये मंशा थी कि 30 जून तक का समय ले लेते हैं, इस दौरान चुनाव हो जाएंगे, यानी चुनाव से पहले ये डेटा सामने नहीं आएगा तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, या कहें कि ये चुनावी चंदे का जो घपला है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम है, इसका भांडाफोड़ चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन बात यहां रुकने वाली थी नहीं। 6 मार्च तक की समय सीमा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को वो डेटा चुनाव आयोग में देने को। एसबीआई ने एक्सटेंशन मांगा और डेटा सबमिट नहीं किया। 7 मार्च 2024 को एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की याचिका दायर कर दी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की का जो आदेश था उसका अवमानना की गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। कहा कि एसबीआई जानबूझकर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियों को उपलब्ध नहीं करा रहा। 11 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की समय सीमा बढ़ाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया और उसको फटकार लगाई। एसबीआई को यह आदेश दिया कि 12 मार्च तक शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल इलेक्शन कमीशन के साथ साझा की जाए, यानी 24 घंटे के अंदर ये डिटेल जो है ये इलेक्शन कमीशन पर एसबीआई सबमिट करे और इलेक्शन कमीशन इन जानकारियों को कंपाइल करके 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। 13 मार्च 2024 को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को दे दिया गया है। डेटा एक पेन ड्राइव में है जिसमें 2 पीडीएफ फाइल हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित ये डेटा है। एक फाइल में वो डेटा है कि किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश कराया है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को मिले हैं और उन्होंने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए हैं, वो किस राशि के हैं। दूसरी पीडीएफ फाइल में ये डेटा है कि किस कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। अब इस डेटा में ये तो था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश कराए हैं। ये भी डेटा था कि किस कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, कितनी राशि के खरीदे हैं। लेकिन ये डेटा मिसिंग था, ये लिंक मिसिंग था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, क्योंकि जो एसबीआई बैंक है उसने जो यूनिक नंबर है इलेक्टोरल बॉन्ड का वो सबमिट नहीं किया था। तो 15 मार्च को एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई और उसको आदेश दिया कि वो तमाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनके यूनिक नंबर चुनाव आयोग को सबमिट करे। तो जब ये यूनिक नंबर आएगा तो पुख्ता जानकारी होगी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। तो वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम शुरू की गई थी वर्ष 2024 में, उस पर फुल स्टॉप लग गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।